तो हर लड़का जो भर्ती होगा वो अपने साथी को अपना दुश्मन मानेगा और सोचेगा कि मैं इसकी टांग खींच के इसके नीचे करूं, मैं चापलूसी करूं, चमचागिरी करूं, ताकि 25% में मेरा नाम आ जाए, इनका ना आए। कुछ लोग हैं जो अपने जाति वर्चस्व के आधार पर उनका समर्थन कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि इन्होंने तो हमारी मूंछ मुड़ा दी, और वो जब कहते हैं कि तुमको हम धोबी बनाना सिखाएंगे, तुमको हम बढ़ई बनाना सिखाएंगे, तो उनको तो और भी गुस्सा। ये जो लाखों लड़कों ने पिछले 3 साल में तैयारी की है, उनके तो सपने चकनाचूर हो गए कि सेना के जो तमाम अध्यक्ष हैं उनको बहुत राजनीति में वो घसीट रहे हैं और अपनी तरफदारी में, पैरवी में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश के तमाम पूंजीपति भाजपा को अपनी पार्टी मानते हैं और पूरी तरह से। मेरे साथ सुहासिनी अली हैं। आप लगातार जब भी सड़कों की बात होती है, जब किसी आंदोलन की बात होती है, तो वहाँ आपको दिखेंगी। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। अब ऐसे दौर में जब सेना में 4 साल की नौकरी को लेकर पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है, क्या संविधान अपने अंतिम सांसें ले रहा है? क्या अंतिम दिनों में है? सुभाषिनी ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, मंडल कमीशन भी देखा है, संसद भी गई हैं, सड़कों पर भी रहती हैं और अभी फ़िलहाल CPIM की पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं। जनवादी जो संगठन है और ख़ासकर जो शेड्यूल कास्ट के जो अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। महिलाओं के लिए भी काम करती हैं और पूरे देश में जहाँ भी जाति के नाम पर एट्रोसिटी हो, जहाँ भी किसी तरह का भेदभाव हो, सुभाषिनी जाती हैं। कैसे देख रही हैं? अभी आप फिर यूपी में थी, कानपुर में थी और जो देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, कैसे देख रही हैं? क्या भविष्य दिख रहा है आपको? ऐसा है कि बहुत बड़ी निराशा का माहौल है। मतलब एक बड़ी अजीब बात है, जो पैसे वाले हैं, यानी जो ठीक ठाक ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनको भी लगता है कि अब इस देश का कोई भविष्य नहीं। वो भी यहाँ से भागने की सोच रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कैसे दुबई जा सकते हैं या कहाँ जा सकते हैं। तो उनको सरकार भी अच्छी लगती है, सरकार से फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा ये लग रहा है कि देश का भविष्य कुछ है नहीं। अब अपने बच्चों को भी बाहर भेजने में लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो वो है, और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर तो इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। मतलब किसके ऊपर अपना गुस्सा उतारें। उनके अंदर सांप्रदायिकता भी बहुत भरी गई है, तो वो फिर जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनके ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इज़हार करते हैं। फिर उनको ये भी लगता है कि सरकार हमारे लिए भी कुछ नहीं सोच रही है, और उसका पता अभी तो सबको चल ही रहा है। जो ये अग्निपथ योजना है, उसके ख़िलाफ़ जो गुस्सा लोगों का दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे याद है कि जब चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, उसी समय वो जो रेलवे की नौकरियों को लेकर के बहुत एक कुछ गड़बड़ी ट्रेंड चला था, जो लगभग 1 लाख सीटें थी ग्रुप डी की। जी। और लगभग 5 लाख फॉर्म मंगवा लिए, पैसे ले लिए, लेकिन भर्तियां नहीं थी जी। उसको लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश में जो एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, उससे लोगों को समझना चाहिए था कि कितना लोग बिल्कुल, मतलब लगता है कि बिल्कुल अपने अंतिम धैर्य के अंतिम उस पर पड़ाव पर पहुंच गए हैं। सुभाषिनी, आप अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेना में सबसे ज़्यादा राजपूत समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा हैं अभी जो हैं। उनके पास 2-2 बटालियन है, राजपूताना राइफल्स हैं, कुमाऊँ है, गढ़वाल है, वो है। और उसके बाद ब्राह्मण समाज के भी गरीब बच्चे जाते हैं सेना में, जिनकी अब 4 साल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा SC ST को होगा। उनके अगर बच्चे जिनको नौकरी मिलती ही नहीं थी, अगर वो 4 साल के लिए भी जाते हैं, जो रोज़ मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर वो 4 साल के लिए भी जाएंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ संसाधन आ जाएगा। तो क्या वो कम्युनिटी जो हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी जी को वोट दे रहा है, जो आरक्षण के खिलाफ मोदी जी को वोट दे रहा है, धर्म के लिए वोट दे रहा था, उसको भी धक्का लग रहा है? तो क्या उन लोगों का रिएक्शंस क्या है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, हम उसमें हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग एक करियर के रूप में सेना में भर्ती को देख रहे थे, उनके और उनके परिवार के लोगों ने काफ़ी पैसा खर्च किया पिछले 3 साल में उनकी ट्रेनिंग पर, और उनको ठीक ठाक खाना खिलाने में वो दौड़ लगाते हैं, दंड
बैठक करते हैं, रिटर्न का भी वो कर रहे हैं। तो 4-5-6 लाख रुपए पिछले 2-3 सालों में उन पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो आप सही कह रहे हैं कि ये उस तबके के हैं जो बिल्कुल ही दबा कुचला, बिल्कुल ही गरीब नहीं है। तो हो सकता है इनमें मोदी भक्त की संख्या हो सकता है जो मोदी भक्त है उसको सबसे ज़्यादा अपने साथ विश्वासघात का एहसास हो रहा है, क्योंकि ये सरकार आई थी 1 रैंक 1 पेंशन लेकर के, और अब ये बिल्कुल उसका उल्टा कर रही है। और जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 15 साल की फ़ौज की नौकरी मिलेगी, उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी समाज के अंदर कि हम फ़ौजी हैं या पूर्व सैनिक हैं, अब उनको लगता है कि हमको तो बिल्कुल हमारे सपनों को चकनाचूर करके हमको तो बिल्कुल ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है, हमको कुछ भी नहीं समझा है। कहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है? वो कुछ दर्जन भर युवा हैं। विरोध प्रदर्शन के अलावा लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, देखिए हमारे परिवार भी के लोग भी फ़ौज के साथ संबंधित रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, सुभाषिनी के फैमिली से इनके माता और पिता जो हैं वो, नानी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी जब संविधान बन रहा था। इनके माता पिता सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके फ़ौज में, जो आज़ाद हिंद फ़ौज थी उसमें थे। और सुभाषिनी नहीं बताना चाहती हैं। आजकल जो ऐसे दौर में जब अपनी लेजेसी को लोग भुनाते हैं, सुभाषिनी छुपाती हैं चूँकि लेफ्ट की आइडियोलॉजी से आती हैं। तो आप कैसे देखते हैं? तो मेरे पिताजी आने से पहले भारतीय मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें, तो हमारे कई रिश्तेदार भी हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि एक झटके में फ़ौज का पूरा स्वरूप बदला जा रहा है। मतलब जो 15 साल की भर्ती थी या 20 साल की, उसको एक दिन में बदल करके ये 4 साल वाली भर्ती कर रहे हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा फ़ौज के स्वरूप पर, फ़ौज के लड़ने के हालत पर, इस पर कोई सोच ही नहीं रहा। हम समझते हैं इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। भाई ये जो 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के जो फ़ौजी आप बनाएंगे, ये लड़ने में कितने सक्षम होंगे, और आप इनके बीच में पहले दिन से विभाजन पैदा कर रहे हैं कि आप में से 25% तो रोक लिए जाएंगे, 75% को भगा दिया जाएगा। तो हर लड़का जो भर्ती होगा वो अपने साथी को अपना दुश्मन मानेगा और सोचेगा कि मैं इसकी टांग खींच के इसके नीचे करूं, मैं चापलूसी करूं, चमचागिरी करूं, ताकि 25% में मेरा नाम आ जाए, इनका ना आए। प्रकाश अम्बेडकर ने एक डर जताया है कि हो सकता है आरएसएस और बीजेपी का प्लान हो, और चूंकि कम्युनिकेशन पर उनका कब्जा है, संसाधन पर अंबानी अडानी अब इस देश पर कब्जा है, लगभग पूरा इकॉनमी उनके हाथ में है। बच रही थी सेना, टीवी अखबार उनके कब्जे में है। तो उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद निकलेंगे वो हो सकता है सब संघी हो जाएंगे। वो सवाल नहीं। पहली बात तो मैं कह रही हूँ फ़ौज की आप बात को देखिए कि फ़ौज के लिए ये अच्छा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो जब निकलेंगे तो क्या करेंगे? उनमें से अगर कोई संघी हो तो हो सकता है वो उनके साथ हो जाएगा, लेकिन हमारे देश में प्राइवेट मिलिशियाज बहुत हैं। मुझे जो आनंद महिंद्रा ने की नौकरी देंगे, अभी विजय वर्गीय ने कहा कि हम चौकीदार रख लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जो सेना की ट्रेनिंग लेकर के आएगा वो चौकीदार बनने की बात नहीं सोचेगा। वो मतलब आरएसएस मतलब बीजेपी के ऑफिस में सेंट्री मतलब या सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना चाहे। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखिए अलग अलग इलाकों में प्राइवेट मिलिशियाज हैं, और निश्चित रूप से इन प्राइवेट मिलिशियाज के लिए ये लोग काफ़ी मतलब आकर्षक मालूम पड़ेंगे कि ये ठीक है हमारे लिए। और फिर जहाँ से हम और आप आते हैं, उत्तर भारत, हमारे यहाँ तो ये जो डाकू हैं, डाकुओं के गिरोह हैं, और वैसे भी इतना ज़्यादा मतलब जीवन असुरक्षित है और लोग इतनी बंदूकें लेकर के घूम रहे हैं, कास्ट वॉर्स भी हो रहे हैं, तरह तरह की हिंसा हमारे यहाँ बिल्कुल व्याप्त है। ऐसे इलाके में ये 4 साल के आक्रोशित लड़के जिनको इस तरह की ट्रेनिंग कुछ मिली हुई है वो डाल दिए जाएंगे, जिनको आगे अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। आप सोचिए कि ये इस पूरे समाज के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। ये खतरनाक बात है। और फिर हम जब उन बच्चों की शक्लें देखते हैं टीवी पर,
कुछ तो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बताइए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमारे साथ इतना छल क्यों कर रहे तो हैं। ये तो सब चौकीदार थे, यही सब लोग अभी रामनवमी के दिन और दुर्गा के नाम पर ये लोग झंडे फहरा रहे थे। तो चौकीदार को तो भरोसा करना चाहिए, असली चौकीदार पर। नहीं तो वो प्रधानमंत्री हैं तो मोदी हैं तो मुमकिन है, देखिए, अच्छा बुरा तो नहीं करेंगे। देखिए जो लोग उनके समर्थक हैं उनमें कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपने जाति वर्चस्व के आधार पर उनका समर्थन कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि इन्होंने तो हमारी मूंछ मुड़ा दी, और वो जब कहते हैं कि तुमको हम धोबी बनाना सिखाएंगे, तुमको हम बढ़ई बनाना सिखाएंगे, तो उनको तो और भी गुस्सा आएगा और आ रहा है। तो उन्होंने जो किया है, मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया है। और जो लड़के 3 साल से भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, 60,000 भर्तियाँ केवल सेना में हर साल होती थी। अब आप सोचिए 3 साल का बैकलॉग तो सिर्फ सेना में 1,20,000 का है। और क्या उन पर गुजर रही होगी, कईयों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। तो हम इसको केवल जाति आधार पर नहीं देख रहे। एक जाति आधार भी हो सकता है, लेकिन हमको नहीं, लगता है जाति आधारित पर तो जो जो SC ST OBC है उसको फायदा है, क्योंकि आप वो कह रहे हैं फायदा सेना में नहीं जा पा रहा था। मैं नहीं मानती हूँ कि उसको फ़ायदा है या उसको लेंगे। मुझे लगता नहीं है कि उसको ऑटोमेटिकली ले लेंगे। मैं ये कह रही हूँ, जिन लोगों ने तैयारी की थी, ये जो लाखों लड़कों ने पिछले 3 साल में तैयारी की है, उनके तो सपने चकनाचूर हो गए लेकिन हैं। जो तीनों सेना प्रमुख हैं ना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कहा कि हम इसी के तहत भर्ती लेंगे, और जो लोग भी उपद्रव करते पाए जाएंगे उनको तो बिल्कुल नहीं लेंगे। देखिए, इस सरकार ने जो एक बहुत मतलब अनुचित काम किया है, वो है कि सेना के जो तमाम अध्यक्ष हैं उनको बहुत राजनीति में वो घसीट रहे हैं और अपनी तरफदारी में, पैरवी में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत से लोग जो सेना में थे और जिनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जो लड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्कीम भी गलत है और इन लोगों का बार बार टीवी पर आना भी बहुत गलत है, वो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सेना में तरह तरह के लोग हैं। इस समय जो सेना में हैं उनको लग रहा होगा कि भाई हमारे प्रमोशन का भी सवाल है, हम भी हो सकता है वो जो तीनों सेनाओं का एक अध्यक्ष बनेगा, हमारी भी उस दौड़ में नाम हमारा आना चाहिए। तो कई कंसिड्रेशंस हो सकते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अब वो जो कह रहे हैं हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ना रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं। भाई ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? एक स्कीम उन्होंने लोगों के सामने रखी, उसका विरोध हो रहा है, उसके विरोध के चलते उन्होंने 4 बार उसमें कुछ संशोधन करने की कोशिश की। तो ये करना क्या चाहते हैं? ये बोलते क्यों नहीं है? कांग्रेस ये अपनी जनता से रूबरू होते क्यों नहीं? हमारा प्रधानमंत्री तो अपने नागरिकों से बात ही नहीं करता है। उसके ऊपर तो से ज्यादा मीडिया पर आते हैं। कल भी दिल्ली में आधे घंटे का भाषण हाँ, दिया। लेकिन किसी से बात नहीं करते। कल उससे तो कचरा भी बीन रहे थे। वो तो अपनी ही बात करते हैं ना, वो किसी की बात सुनते नहीं है। लेकिन विदेशी जो अरब देशों के और दूसरे देशों के जो नेता थे उनकी बात उन्होंने मान ली, लेकिन अपने देश के नागरिकों की बात को नहीं सुना और नहीं माना। तो ये एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये ठीक नहीं है। क्या लग रहा है वो नुपुर शर्मा वाले मामले के बाद प्रधानमंत्री दबाव में है इस्लामिक राष्ट्रों के आगे? देखिए, इस्लामिक राष्ट्रों के दबाव में तो इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो बाज़ार है, हमारा जो सामान जहाँ जाता है बाहर, वो उनके देशों में बिकता है। एक तो बात ये, हमारे सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रवासी भारतीय हैं तो उनके देशों में हैं, और उनके साथ जो अच्छे रिश्ते उन्होंने स्थापित किए, तो डोवल साहब के बेटे के भी वहाँ के लोगों के साथ बहुत रिश्ते हैं। डोवाल, अच्छा, वो NSA जो हैं। हाँ, और हमारे तमाम जो देशी पूंजीपति हैं उनके भी बहुत उनके साथ व्यावसायिक रिश्ते हैं। तो बहुत बड़े रिश्ते हैं, और अगर उन रिश्तों पर आँच आती तो निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान हमारा होता, और इसीलिए उन्होंने माना। उसके पहले तो उन्होंने नहीं कहा था कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, और एक तरह से उन्होंने उनको बिल्कुल डिसोन कर दिया कि ये तो फ्रिंज एलिमेंट हैं, और उनको फिर पार्टी से निलंबित भी कर दिया। कांग्रेस इसमें मौका देख रही है। उनको लगता है कि शायद एक नाराजगी है, विपक्ष के नेता तो घर से निकलते नहीं आजकल, ऐसा आरोप है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों की क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि हम पॉलिटिकल इशू बनाएंगे? मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना है।
पॉलिटिकल इश्यू तो ये बना ही हुआ है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केरला के, उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री से कहा इसको वापस लो। और हमारे जो कल यहाँ स्टूडेंट्स और यूथ का भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी हम लोग इस विरोध में जो बंद वगैरह था उसमें शामिल है। तो ऐसा नहीं, अब कांग्रेस क्या करना चाहती है और क्या कर सकती है, क्या उसकी क्षमता है, उस पर हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ सामने आया है। मैं क्यों उनके बारे में बोलूं, लेकिन निश्चित रूप से ये विपक्ष का मुद्दा है। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री वो विपक्ष की सुनते कहाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है, जो विपक्षी हो या जो उनका आलोचक हो। क्या लगता है बीजेपी में कहाँ से इतनी ताकत आती है? वो किसानों को नाराज़ कर देती हैं, युवाओं को नाराज़ कर दिया, SC/ST एक्ट में उन्होंने रिम्बर्स किया बाद में। तो एक ये ऐसा संकेत तो है कि जो भी मतलब वो फैसला लेते हैं उस पर, उससे भले नोटबंदी हो, लेकिन वो फिर बाद में वोट में तब्दील कर पाते हैं। मीडिया उनके साथ है, मीडिया कह रही कि भी मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, बीजेपी के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो जो हमारे देश के पूंजीपति हैं, कभी भी इतनी बड़ी संख्या में पूंजीपतियों ने एक पार्टी को अपनी पार्टी नहीं माना जितना आज हमारे देश के तमाम पूंजीपति भाजपा को अपनी पार्टी मानते हैं, पूरी तरह से। अच्छा, इसकी वजह जाति है या क्लास है कॉमरेड? नहीं, जाति तो हम नहीं कह सकते हैं, अपना क्लास इंटरेस्ट ये देखते हैं, और हो सकता है जाति संबंध भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वो इतने शातिर लोग हैं कि उनको जब अरब देशों के साथ व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो केवल जाति आधार पर नहीं किसी को सपोर्ट करते हैं, वो पॉलिसीज़ के आधार पर करते हैं, और उनको मिल भी रहा है। अब आप देखिए, सब कुछ तो अडानी, यहाँ तक यही पॉलिसी तो कांग्रेस की भी थी। कांग्रेस बीजेपी की पॉलिसी में, इकोनॉमी पॉलिसी में कोई अंतर नहीं कांग्रेस। नहीं, लेकिन ये लोग बहुत आगे गए हैं। ये अब जो श्रीलंका में बात आई कि उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को मजबूर किया या दबाव बनाया कि आप अडानी को वहाँ की बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, वो सारी बात सामने आ गई। तो मतलब इतना वफादार प्रधानमंत्री तो शायद मिला नहीं होगा। तो कई कारण है, धर्म का भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, कि जिसकी वजह से तमाम पूंजीपति हमारे देश के एकजुट हैं इस सरकार के पीछे। एक मिनट, एक सेकेंड। और आज एक नई बात ये भी है कि इन्हीं में से जो 2-3 बड़े पूंजीपति हैं, वो पूरे के पूरे मीडिया के मालिक हैं। अगर आप देखिए कि चैनल्स के मालिक कौन हैं, तो आज सबसे ज़्यादा चैनल्स के मालिक अंबानी जी हैं, उसके बाद अदानी जी, और फिर वो सुभाष चंद्रा जी, तीनों उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मीडिया का जो सपोर्ट उनको मिलता है, और मीडिया जो बिल्कुल उनके प्रवक्ता के रूप में काम करता है, और एक तरह से दंगे भी भड़काने तक अपने आप को ले जाता है, ये भी उनको। अच्छा कॉमरेड, आप सहमत हो? असहमत तो चूंकि आप आई हैं तो मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। सर एक बताइए, इस देश में बिजनेसमैन सवर्ण समाज के लोग हैं, ये सच है? एक भी विदेश भागने वाला कोई SC/ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जजेज SC/ST OBC के 2-3 हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं। आप आ रहे हूँ कॉमरेड, मैं आ रहा हूँ कॉमरेड, मैं कैसे जाति देख रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा मैं उसी पर आ रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर सवर्ण समाज का कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट पर सवर्ण समाज का कब्जा है। इस देश में ब्यूरोक्रेसी पर 84-85 जो सेक्रेटरी हैं PMO में, उसमें 3 या 4 SC/ST के हैं, OBC तो हैं भी नहीं। तो जब इस अभी आप ED का हेड देख लीजिए, CBI का हेड देख लीजिए, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर देख लीजिए, अभी आप देखिए कि जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनको देख लीजिए। तो आपको नहीं लगता कि एक जाति आधारित जो हायरार्की है, जो पूरे मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी और बिजनेस, इन तीनों पर सवर्ण समाज का कब्जा है, और शायद यही वजह हो, जाति वजह हो, और सवर्ण समाज को बीजेपी सूट करता है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या इस देश में जो सवर्ण, गरीब सवर्ण है, उनकी नौकरी अब जाने वाली है, जा रही है, तो क्या कोई चेंज आएगा कास्ट स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में? सब कॉमरेड देखिए, जो आपने बात कही, मैं वहाँ जा रही थी। मैं नहीं मानती हूँ कि पूंजीपति अपनी जात की वजह से के साथ नहीं जुड़ा। उनकी तो जात है पैसा कमाना। मायावती मुख्यमंत्री रहेंगी तो उनको चंदा मिल जाएगा कॉमरेड? मिला
नहीं मिला है खूब। कॉमरेड, अरे नहीं, आज तो- आप गलत अब कर- तो कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, उस टाइम पे उनको खूब मिला, वो छोड़िए उस बात को, अब आप नहीं मानना चाहते, उनको खूब मिला और दूसरों को भी मिलता है, ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन अगर 75% बीजेपी को जाता है तो 25% पे बाकी का बंटवारा होता है शायद, जो भी हो। मायावती जी को भी खूब मिला। आप लालू यादव जेल में है जाति की वजह से या करप्शन की वजह से, आपको क्या लगता है? तीनों चीज़ों की वजह से, जाति, करप्शन और भाजपा का विरोध, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे इनके साथ। लेकिन चलिए वो बड़ा सवाल नहीं है। जो आपने बड़ा सवाल किया कि जो आज भी हमारे देश के तमाम संस्थानों पर पावर सेंटर जो हावी हैं आज भी सवर्ण जाति के लोग, तो मैं मानती हूँ कि ये भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एक कारण है। क्यों? क्योंकि जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आरक्षण के मतलब इतना ज़्यादा खिलाफ है, जिसके अंदर जातिगत भावना और द्वेष भावना इतनी ज़बरदस्त है कि वो सारी लॉजिक को ख़त्म कर देता है उनके अंदर। और इसीलिए अलग अलग तरह के बयान भी जजेस भी देते हैं, और कौन कौन देता है। और उनको तमाम राजनीतिक दलों में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी दिखाई देती है जो शायद आरक्षण को ख़त्म कर देगी, क्योंकि लगातार वो आरक्षण का दायरा तो कम कर ही रही है, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, स्कॉलरशिप्स न दे करके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जगहें कम करके, लैटरल एंट्री करके। तो उनको लगता है कि यही एक राजनीतिक दल है जो आरक्षण को समाप्त कर देगी, और इसलिए भी वो मानसिक तौर पर उनका बड़ा ज़बरदस्त जुड़ाव है उनके साथ। मेरी राय है कॉमरेड कि जाति आधारित जो समर्थन है वो बीजेपी को मिलता रहेगा। जो धर्म आधारित, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो धर्म के नाम पर, मुसलमान टाइट के नाम पर वोट दे रहे थे, वो हो सकता है कि उनसे छिटक जाए। वो उनके हिस्से ऐसा नहीं कि क्योंकि उनका जो समर्थन है वो इतना सॉलिड नहीं है। अभी जो हमने इलेक्शन का रिव्यू किया यूपी में, तो जो अखिलेश यादव को वोट मिला वो ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ का था, और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, खैर उसमें एक जाति ज़्यादा थी लेकिन और भी पिछड़ी जाति। और जैसे जैसे पूरब में चुनाव हुआ और मायावती जी का दिखाई दिया कि अब उनका ग्राफ गिर रहा है, तो दलित जातियां जो पहले सपा को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने भी सपा को वोट दिया। तो ये जो जातियां हैं, इनमें तो लोग पहले से ही भाजपा विरोधी रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन बेरोज़गारी के सवाल पर, और ये जो छल हो रहा है बेरोज़गार नौजवानों के साथ, एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का, जिसमें सवर्ण नौजवानों की भी अच्छी गिनती होगी, वो भी हट सकता है। अब वो किस हद तक हट सकता है इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। एक आखिरी सवाल कि क्या कल मोदी जी के एक मंत्री आजमगढ़ में प्रचार के दौरान कहते कि आप वोट दीजिए न दीजिए, जीतेगा बीजेपी। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता अब है? आप देखिए, ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अब ईसी तो इसका संज्ञान लेगी नहीं। क्योंकि जैसा कि अगर कोई आम आदमी से पूछा, इसको यही कह रहे हैं कि भाई वोट आप डालें या न डालें, हम डलवा देंगे। तो पहले तो ये होता था बैलेट पेपर छीन करके वो होती थी। अब क्या होता है? अब क्या ईवीएम में रिगिंग होती है, अब क्या कुछ हद तक रिगिंग होती है, कुछ ईवीएम्स को बदला जाता है। ये तो उनके पूछ के ही मालूम होगा, लेकिन जनता को इसका जवाब देना चाहिए। अगर जनता अपने वोट की कीमत को मानती है तो फिर उनको इतना वोट विपक्ष को देना चाहिए कि इनके मंसूबे जो हैं पूरे ना हो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक। लेफ्ट का क्या भविष्य देख रहे हैं आप लोगों को लेकर? जैसे ही कोई विरोध प्रदर्शन हो, कह दिया जाता है ये लेफ्टिस्ट हैं। विरोध प्रदर्शन मतलब लेफ्टिस्ट। तो ये तो आप लोग के लिए तो खुशी की बात है कि आपका संघर्ष रिकॉग्नाइज हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो हाशिए पर जा रहा है लेफ्ट आइडियोलॉजी, उसको कैसे देख रही हैं? आइडियोलॉजी हाशिए पर नहीं जा रहा है। हो सकता है लेफ्ट कुछ कहते हो कम है, लेकिन ये एक बड़ा डिस्कशन का मुद्दा मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इस समय मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि किस तरह से एक माहौल है लेफ्ट के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह, वो छोड़िए। लेकिन जैसे कि हर चीज़ को चुनाव में प्रदर्शन से आंका जाता है, इस समय भारत में चुनाव लड़ना एक कम साधन संपन्न संगठन के लिए कितना मुश्किल है, ये किसी के समझ में आ ही नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको अभी एक बात बताऊँ, अभी लोकल बॉडीज़ का चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर अब चुनाव आयोग ने एक नई चीज़ को जोड़ा है कि अगर कोई भी खड़ा होता है चुनाव में, चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो चाहे एमपी का चुनाव हो,
अगर उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है, क्रिमिनल केस है, तो उसकी जानकारी उसको 3-4 अखबारों में, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के अखबार भी शामिल हैं, विज्ञापन के रूप में देना पड़ेगा और टीवी चैनल पर भी। अब आप मुझे ये बताइए कि एक मामूली आदमी अगर एक पार्षद का चुनाव लड़ रहा है तो क्या वो ये कर सकता है? क्या उसकी क्षमता है इसको करने की? और जब हम आपराधिक मामले की बात करते हैं तो धरना प्रदर्शन में भाग लेना भी अपराध है हमारे देश में। तो ऐसे मामले तो ज़्यादातर हम लोगों के ऊपर होंगे ही और हैं। एक आखिरी सवाल कॉमरेड, क्या ये जो युवाओं का आंदोलन है, कुछ लोग बहुत अतिशयोक्ति में वो कह रहे हैं जिस तरह से इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का था मामला, बड़ा आंदोलन हुआ था, बिहार से शुरू हुआ, गुजरात तक पहुंचा, ये आंदोलन भी 18-20 राज्यों में चल रहा है। आप क्या देख रहे हैं? क्या 2024 में 2 टर्म तो मनमोहन सिंह भी रहे हैं, बीजेपी अपने आखिरी दौर में है? देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं करती हूँ। ये आंदोलन जो है ये एक मुद्दे को लेकर के आंदोलन है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये और जो टेस्ट हो रहे हैं और जो लोग नौकरी और भर्ती की आशा में इधर उधर भटक रहे हैं, या जिनको नौकरी देने का वायदा हुआ लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, तो उनकी तमाम भावनाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। ये एक बड़ा आंदोलन बन सकता है और ये कुछ दिन बाद बनेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो नौकरी का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, ये बहुत दिन के बाद आज देश का ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब इस तरह के मुद्दे ज्वलंत बने रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भी शासक दल है वो घेरे में आ जाएगा। तो वो ये ज़रूरी है कि अब इस तरह के मुद्दों को ही फोकस में लाने का काम हम लोग करें, उन पर आंदोलन करें, उन पर उनके इर्द गिर्द लोगों को गुलबंद करें, ताकि ये जो धार्मिक मुद्दे हैं, ये जो लोगों को बांटने वाले मुद्दे हैं, इनको पीछे धकेला जा सके। देखिए, मेरी एक पत्रकार के तौर पे राय है कि मीडिया मैनेजमेंट का जो स्किल है वो विपक्ष के पास नहीं है, सत्ता पक्ष के पास मीडिया है। सवाल है कि जो इस देश में, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 3 ही आंदोलन को मीडिया ने सपोर्ट किया है। पहला आंदोलन था इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी, जिसमें संघ शामिल था, जनसंघ शामिल था। दूसरा आंदोलन है मंडल कमीशन के खिलाफ, जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा था, उसको मीडिया ने सपोर्ट किया। और तीसरा आंदोलन था मनमोहन सिंह के खिलाफ अन्ना आंदोलन, जिसमें आरएसएस और संघ शामिल है, जिसके बाद मोदी जी देश की सत्ता में आते हैं। फिलहाल विपक्षी नेताओं के पास न टीवी है न अखबार है। आखिर वो इतने बड़े देश में लोगों तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह है। सोशल मीडिया उनका हथियार है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा मूवमेंट है। देखते हैं इसका असर क्या होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जो सरकार है उसकी संस्थाओं पर पकड़ है, और जो जातिगत जो इस देश में बंटवारा है, उस हिसाब से सवर्ण समाज का मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस पर कब्जा है। जब तक वो न्यायप्रिय नहीं होते हैं सुहासिनी की तरह, तब तक इस देश में सोशल चेंजेस की उम्मीद करना बेमानी है। एक दौर था जब मार्टिन लूथर ने वोट के राइट्स मांगे थे, उस समय घोरों से ब्लैक को कुचला गया था, और पूरी दुनिया की मीडिया में जब दिखाया गया कि कैसे श्वेतों ने ब्लैक को मारा है, तब जाकर उनको वोटिंग्स के राइट्स मिले थे। फिलहाल इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और गरीब लोगों के पास वो टीवी अखबार नहीं है। देखते हैं उनको और कितना आंदोलन करना पड़ेगा। आप मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।